जब अपनी सारी दौलत बेटियों के नाम करने वाले पिता को दामादों ने उसी के घर का चौकीदार बना दिया, तब उस बेबस पिता ने ऐसा खौफनाक दांव चला कि दोनों बेटियों और दामादों को सड़क पर कटोरा लेकर आना पड़ा। नमस्कार, मैं हूँ विवेक वर्मा और आप सुन रहे हैं वर्मा स्टोरीज। जीवन में एक पिता अपनी संतानों के लिए क्या कुछ नहीं करता। वह अपनी खुशियों का गला घोटकर अपने बच्चों के महल खड़े करता है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जब उसी पिता के हाथ कांपने लगते हैं तो वे ही बच्चे उसे अपने महल का एक छोटा सा कोना देने में भी कतराते हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह इंसान के स्वार्थ और लालच की सारी हदें पार कर देने वाली एक ऐसी दास्तान है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी एक ऐसे पिता के स्वाभिमान की है जिसने अपने अपमान की आग में अपने ही खून के गुरूर को भस्म कर दिया। तो चलिए इस गहरी और दर्दनाक कहानी के सफर पर चलते हैं। राजस्थान के झीलों के शहर उदयपुर में ठाकुर भवानी सिंह का बहुत बड़ा नाम था। भवानी सिंह का राजघराने से ताल्लुक था और उदयपुर की सबसे खूबसूरत झील के किनारे उनके दो बहुत ही भव्य और आलीशान महल थे, जिन्हें उन्होंने बहुत ही शानदार शाही विश्राम गृहों में बदल दिया था। देश विदेश से बड़े बड़े लोग वहां ठहरने आते थे। भवानी सिंह की पत्नी गायत्री देवी का निधन जवानी में ही हो गया था। उनके बाद भवानी सिंह ने अपनी दोनों बेटियों मीनाक्षी और सुहासिनी को कभी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने अपनी बेटियों को सोने के निवाले खिलाए और किसी राजकुमारी की तरह पाला। जब दोनों बेटियां बड़ी हुई तो भवानी सिंह ने उनके लिए बहुत ही ऊंचे और रसूखदार घराने चुने। बड़ी बेटी मीनाक्षी का विवाह जयपुर के एक बड़े व्यापारी गजेंद्र सिंह से हुआ और छोटी बेटी सुहासिनी का विवाह जोधपुर के एक घमंडी रईस प्रताप सिंह के साथ किया गया। दोनों ही शादियों में भवानी सिंह ने अपनी हैसियत से बढ़कर दहेज दिया। करोड़ों के जेवर और गाड़ियां अपनी बेटियों को भेंट की ताकि उनके ससुराल वाले हमेशा उनके आगे नतमस्तक रहें। समय बीतता गया। भवानी सिंह अब 70 वर्ष के हो चुके थे। उनका शरीर अब व्यवहार का भार उठाने से थकने लगा था। उनके मन में विचार आया कि जीते जी अपनी संपत्ति का बंटवारा कर देना चाहिए ताकि बाद में बेटियों के बीच कोई मनमुटाव न हो। उन्होंने अपने वकीलों को बुलाया और अपने दोनों भव्य महलों और सारे व्यापार का मालिकाना हक अपनी दोनों बेटियों मीनाक्षी और सुहासिनी के नाम कर दिया। भवानी सिंह ने सोचा कि अब वे अपना बचा हुआ जीवन अपनी बड़ी बेटी मीनाक्षी और दामाद गजेंद्र के साथ जयपुर में सुख और शांति से बिताएंगे। अपना सारा व्यापार दामादों के हवाले करके भवानी सिंह कुछ कपड़े लेकर जयपुर आ गए। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस संपत्ति को उन्होंने प्यार से सौंपा था उसी संपत्ति ने उनके दामादों और बेटियों को अंधा कर दिया था। शुरुआत के कुछ दिन तो मीनाक्षी और गजेंद्र ने दिखावे के लिए भवानी सिंह का आदर सत्कार किया, लेकिन जैसे ही महलों का पूरा नियंत्रण गजेंद्र और प्रताप के हाथों में आया उनका असली और खौफनाक चेहरा सामने आने लगा। एक दिन गजेंद्र ने भवानी सिंह को उनके बड़े कमरे से निकालकर घर के पिछले हिस्से में बने एक सीलन भरे छोटे से कमरे में भेज दिया। जब भवानी सिंह ने अपनी बेटी मीनाक्षी से इस बारे में बात करनी चाहिए तो मीनाक्षी ने बड़ी ही बेरुखी से कहा, पिताजी आपके उस कमरे में अब गजेंद्र जी का नया दफ्तर बनेगा। वैसे भी आपको अब इतने बड़े कमरे की क्या जरूरत है, आप सारा दिन पूजा पाठ ही तो करते हैं। उस छोटे कमरे में आपको एकांत मिलेगा। भवानी सिंह का दिल बैठ गया, लेकिन वे अपनी बेटी का घर नहीं बिगाड़ना चाहते थे, इसलिए चुपचाप सब सहने लगे। लेकिन गजेंद्र का लालच और अहंकार यही नहीं रुका। वह भवानी सिंह को हर बात पर जलील करने लगा। घर के नौकर भी अब भवानी सिंह का सम्मान नहीं करते थे। कुछ ही महीनों में छोटी बेटी सुहासिनी और उसका पति प्रताप भी जयपुर आ गए। गजेंद्र और प्रताप ने मिलकर व्यापार को और बढ़ाने के लिए उदयपुर के उन महलों में बहुत सारा विदेशी पैसा लगाने का फैसला किया। एक सुबह जब भवानी सिंह बरामदे में बैठे थे, गजेंद्र और प्रताप उनके पास आए। गजेंद्र ने व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहा, ससुर जी अब दिन भर मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हैं। हमने फैसला किया है कि हमारे उदयपुर वाले मुख्य महल के मुख्य द्वार पर हमें एक बहुत ही शाही और रोबीले दरबान की जरूरत है, जो आने वाले विदेशी मेहमानों को राजस्थानी वेशभूषा में झुककर सलाम करे। मुझे लगता है आपसे बेहतर यह काम कोई और नहीं कर सकता। भवानी सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस महल की ईंट ईंट उन्होंने अपने पसीने से रखी थी, इस महल के वे मालिक थे और उनका ही दामाद उन्हें उसी महल का दरबान बनने को कह रहा था। भवानी सिंह ने कांपती आवाज में कहा, छोटी बेटी सुहासिनी की तरफ देखा और कहा, सुहासिनी बेटी तू तो कुछ बोल, क्या तेरे पिता के सम्मान की कोई कीमत नहीं है? सुहासिनी ने मुंह फेरते हुए बड़ी ही निर्लज्जता से जवाब दी, पिताजी इसमें गलत क्या है? आप घर में पड़े पड़े बीमार हो जाएंगे, वहाँ ताज़ी हवा भी मिलेगी और विदेशी मेहमान आपको कुछ टिप भी दे देंगे, तो आपका भी खर्चा निकलता रहेगा। वैसे भी प्रताप जी कह रहे हैं कि नए दरबान को बहुत पैसे देने पड़ेंगे, घर का पैसा घर में ही बचेगा। उस दिन भवानी सिंह की आत्मा मर गई। उन्हें समझ आ गया कि उनकी बेटियों के लिए अब वे एक पिता नहीं बल्कि एक बेकार हो चुका सामान थे। उनके दामादों ने जबरदस्ती उन्हें एक भारी शाही वर्दी पहनाई, सिर पर पगड़ी बांधी और उन्हें उदयपुर भेज दिया। अगले 2 महीने भवानी सिंह के लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। उदयपुर की गड़गड़ाती धूप में उसे महल
महल के दरवाजे पर, जहाँ कभी लोग उनके आगे सिर झुकाते थे, आज भवानी सिंह दरबान बनकर खड़े थे। आने जाने वाले मेहमानों के लिए उन्हें भारी दरवाजा खोलना पड़ता और उन्हें झुककर सलाम करना पड़ता। गजेंद्र प्रताप जब वहां आते तो जानबूझकर भवानी सिंह के सामने अपनी गाड़ियां रोकते और हिकारत से करते, ए दरबान, जरा गाड़ी का दरवाजा तो खोल। मीनाक्षी और सुहासिनी भी अपनी सहेलियों के साथ वहां से गुजरती, लेकिन अपने पिता को इस हालत में देखकर उनके चेहरे पर कोई सिकन तक नहीं आती थी। वे सब अपनी दौलत के नशे में चूर थे, लेकिन गजेंद्र और प्रताप यह भूल गए थे कि एक घायल शेर जब अपनी आड़ से बाहर आता है तो वह पूरे जंगल को हिलाकर रख देता है। भवानी सिंह चुपचाप सब कुछ सह रहे थे, लेकिन उनके भीतर एक भयंकर ज्वालामुखी पक रहा था। एक रात भवानी सिंह अपनी वर्दी उतारकर चुपचाप महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकले और अपने एक पुराने और बहुत ही विश्वास पात्र मित्र, जो कि शहर के सबसे जाने माने वकील थे, रणधीर सिंह के घर पहुंच गए। भवानी सिंह ने रणधीर सिंह को अपनी पूरी व्यथा सुनाई। अपने मित्र के बहते हुए आंसू देखकर रणधीर सिंह का खून खौल उठा। तब भवानी सिंह ने एक ऐसा राज खोला जो दामाद और बेटियों तक क्या दुनिया में कोई नहीं जानता था। भवानी सिंह ने एक गहरी सांस ली और कहा, रणधीर, उन मूर्खों को लगता है कि मैंने उन्हें अपना सब कुछ दे दिया है। मैंने महलों का व्यापार, होटल का नाम और इमारत उनके नाम की थी। लेकिन रणधीर, क्या तुम्हें याद है कि जिन 500 एकड़ जमीन पर वे महल खड़े हैं, वह जमीन तो मुझे राजघराने की तरफ से एक विशेष पट्टे लीज पर मिली थी। और उस पट्टे की शर्त यह है कि जब तक मैं जीवित हूँ वह जमीन सिर्फ और सिर्फ मेरी है। अगर मैं चाहूँ तो वह पट्टा किसी भी वक्त रद्द करके वह जमीन सरकार को या किसी भी ट्रस्ट को दान कर सकता हूँ। वकील रणधीर सिंह की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठाकुर साहब, आपने बाजी मार ली। वो इमारतें उनकी है, लेकिन वो इमारतें जिस जमीन पर खड़ी हैं वो आपकी है। अगर जमीन ही नहीं रहेगी तो उन आलीशान इमारतों की कीमत शून्य हो जाएगी। बोलिए, क्या हुक्म है? भवानी सिंह की आंखों में ज्वाला धधक उठी। रणधीर, कल ही सारी कानूनी कार्यवाही पूरी कर लो। मैं अपनी वो पूरी 500 एकड़ जमीन वो पट्टा शहर के सबसे बड़े अनाथालय और वृद्धाश्रम के नाम दान कर रहा हूँ। कल उनके अहंकार की इमारत ढहेगी। उधर गजेंद्र सिंह और प्रताप बहुत खुश थे। अगले ही दिन उनके महल में विदेशी निवेशकों के साथ एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली थी। इस बैठक में वे उन निवेशकों से 500 करोड़ रुपए का निवेश लेने वाले थे। पूरा महल सजाया गया था। दोपहर के समय विदेशी निवेशक महल के मुख्य कक्ष में आ बैठे। गजेंद्र और प्रताप का हाथ में कागजात लिए उन्हें अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे रहे थे। मीनाक्षी और सुहासिनी भी घमंड से भरी हुई वहां वहीं बैठी थी। तभी मुख्य कक्ष का बड़ा दरवाजा जोर से खुला। सबने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर भवानी सिंह खड़े थे, लेकिन आज उन्होंने वह दरबान की वर्दी नहीं पहनी थी। उन्होंने अपना पुराना शाही राजपूती पहनावा पहना हुआ था। सिर पर राजपूती साफा था और उनकी आंखों में एक खौफनाक तेज था। उनके साथ वकील रणधीर सिंह और पुलिस के कुछ आला अधिकारी भी थे। गजेंद्र ने यह देखकर गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, ससुर जी, यह क्या बदतमीजी है? आपकी हिम्मत कैसे हुई अपनी वो चौकीदार की वर्दी उतारने की और यहाँ अंदर आने की? सुरक्षा कर्मियों, बाहर निकालो इस बूढ़े को। लेकिन कोई सुरक्षाकर्मी आगे नहीं बढ़ा। वकील रणधीर सिंह आगे आए और उन्होंने एक बहुत बड़ा कानूनी नोटिस गजेंद्र के मुंह पर दे मारा। रणधीर सिंह ने अपनी बुलंद आवाज में कहा, अपनी जबान पर लगाम लगाओ गजेंद्र। जिस जमीन पर तुम खड़े हो, आज से वह जमीन तुम्हारी नहीं है। ठाकुर भवानी सिंह जी ने इस महल की पूरी 500 एकड़ जमीन का पट्टा हमेशा के लिए रद्द कर दिया है और इसे एक अनाथालय के नाम दान कर दिया है। ये इमारतें हवा में नहीं लटकी हैं, ये इस जमीन पर बनी हैं और चूंकि अब जमीन तुम्हारी नहीं है, अगले 24 घंटे के अंदर ये इमारतें खाली करनी होंगी या फिर इन्हें तोड़ा दिया जाएगा। यह सुनते ही पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। विदेशी निवेशक, जिन्हें अब बात समझ में आ गई थी कि यहाँ बहुत बड़ा कानूनी विवाद हो गया है, तुरंत अपनी फाइलें उठाकर यह कहते हुए बाहर निकल गए कि वे अब इस प्रोजेक्ट में एक फूटी कौड़ी नहीं लगाएंगे। 500 करोड़ का निवेश आंखों के सामने से जाते देख गजेंद्र और प्रताप के प्राण सूख गए। मीनाक्षी और सुहासिनी के चेहरों का रंग ऐसे उड़ गया जैसे किसी ने उनके शरीर से सारा खून चूस लिया हो। प्रताप कांपते हुए आगे बढ़ा और हकलाते हुए बोला, ससुर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? हमने तो बाजार से करोड़ों का कर्जा लेकर इस महल में लगाया है। अगर यह संपत्ति हमारे हाथ से गई तो हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे। भवानी सिंह धीरे धीरे चलते हुए उस शाही कुर्सी के पास गए जहां कुछ देर पहले गजेंद्र बैठा था। वे उस पर बैठ गए और अपनी दमदार आवाज में बोले, तो आ जाओ सड़क पर। मैंने तुम्हें अपना ताज सौंपा था और तुमने मुझे चौकीदार बना दिया। मैंने तुम्हें अपने सीने से लगाया था और तुमने मेरी इज्जत को सरेआम नीलाम कर दिया। तुम भूल गए कि जिस हाथ ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, वो हाथ तुम्हारा गुरूर तोड़ना भी जानता है। मीनाक्षी और सुहासिनी दौड़कर अपने पिता के पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, हम अपने पतियों के लालच में अंधी हो गई थी। हम आपकी बेटियां हैं, हम पर दया कीजिए। भवानी सिंह ने कठोरता से अपने पैर पीछे खींच लिए। बेटियां, मेरी बेटियां तो उसी दिन मर गई थी जब उन्होंने अपने बूढ़े बाप को एक दरबान की वर्दी में झुलसाती धूप में खड़ा कर देखा था और उनकी आंखों में एक आंसू तक नहीं आया था। तुम्हारे अंदर मेरा खून नहीं, सिर्फ लालच दौड़ता है। भवानी सिंह ने पुलिस अधिकारियों की तरफ इशारा किया।
इन लोगों को मेरे महल से बाहर निकालिए। मैं इनके नापाक साहिब से इस जमीन को आज़ाद करना चाहता हूँ। गजेंद्र प्रताप, मीनाक्षी और सुहासिनी चीखते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, माफ़ी मांगते रहे, लेकिन पुलिस ने उन्हें कॉलर से पकड़कर उसी मुख्य द्वार से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, जहां उन्होंने अपने पिता को चौकीदार बनाकर खड़ा किया था। आज वे पूरी तरह से सड़क पर आ चुके हैं। बाजार का करोड़ों का कर्जा उनके सिर पर था और अब उनके पास न रहने को कोई छत थी, न खाने को रोटी। अपने अहंकार और लालच की जो सजा उन्हें मिली थी, वह मौत से भी ज़्यादा भयानक थी। दोस्तों, जीवन में हर चीज़ लौट कर आती है, लेकिन अगर एक बार माता पिता की बद्दुआ लग जाए तो इंसान का सारा रुतबा, सारी दौलत खाक में मिल जाती है। जो बच्चे अपने माता पिता के आंसुओं का कारण बनते हैं, समय उन्हें ऐसी जगह ले जाकर खड़ा करता है जहां उनके पास पछताने के लिए कुछ भी नहीं बचता। कैसी लगी आपको आज की कहानी? मुझे अपने विचार जरूर बताइएगा। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। कल फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, सिर्फ वर्मा स्टोरीज पर। तब तक के लिए अपने माता पिता का सम्मान करें और खुश रहें। धन्यवाद।